नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। और आज स्पेशल रिपोर्ट है नीट पेपर लीक केस में हर दिन बदलते अपडेट, हर दिन हो रहे खुलासों पर बात करेंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मानो हर दिन नए चेहरे जुड़ रहे हैं। और इस बार एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम पेपर लीक के उस सेफ हाउस तक पहुंच गई जहां पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी, छात्रों को उत्तर रटवाए गए थे। पेपर लीक केस में पहली बार आपको बताएं कि चश्मदीद की गवाही सामने आ गई है, जिसका कबूलनामा न सिर्फ केस की दिशा को मोड़ने वाला है, बल्कि उन चेहरों से भी पर्दा उठाने वाला है जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए हैं या फिर फरार हैं। 8 बजे जब जागे तो देखे आदमी बढ़ा हुआ है। रात में 5-7 लड़का था, सुबह में 15-16 हो गया था। मनीष ही सारे लड़के को लेके आया। रात भर मनीष मेरे यहाँ रहा। तब मनीष को हम बोले कि ये आदमी इतना कैसे आ गया। पूछे नहीं ये लड़का किस बात का है? हम पूछे थे तब बोला कि नीट का एग्जाम देने आया। असली दोषी कौन है, किसको मान रहे हो अभी तक इतने दिनों में? तो मेरे नज़र में मनीष को ही मान रहा हूँ। प्रश्न पत्र जो जलाया गया था वो आपने देखा था? आप ही के यहाँ से मिला है? हाँ, हम देखे थे। आपको संदेह हुआ या नहीं हुआ? संदेह तो हो गया था भैया। पहली बार कबूलनामा आशुतोष की तरफ से कि उन्हें संदेह हो गया था। तो नीट पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड कौन है? और क्या है लीक तंत्र का लर्न प्ले लिंक? एबीपी न्यूज पर आज आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आखिर कैसे साजिश को अंजाम दिया गया और वो कौन से चेहरे हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए हैं? एबीपी न्यूज नीट के चीट करने वाले सेफ हाउस के सीक्रेट एक्सपोज करने जा रहा है। तारीख 14 जून 2024। पटना के खेमंचीक इलाके में मौजूद लर्न प्ले स्कूल का ये बॉयज हॉस्टल अचानक चर्चा में आ गया। वजह ये वही हॉस्टल है जहां से ईओयू टीम को पेपर के जले हुए टुकड़े मिले। जांच में ये तक सामने आया है कि नीट परीक्षा से पहले छात्रों को इसी हॉस्टल में रखा गया। उन्हें परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब रटाए गए। यहां एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने दस्तक दी तो लीक तंत्र की परतें खुलती चली गईं। पेपर लीक की पहली गवाही एबीपी पर सुपर एक्सक्लूसिव। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये दो चेहरे, इन दोनों का सीधा कनेक्शन लर्न प्ले स्कूल के इस हॉस्टल से है जहां साजिश को अंजाम दिया गया। या कहिए पेपर लीक केस की साजिश की तार कहीं ना कहीं इन दोनों चेहरों से जुड़े हैं। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों की गवाही और कबूलनामे में जो तथ्य सामने आए हैं वो केस की दिशा मोड़ने वाले हैं। मनीष ही सारे लड़के को लेके आया। रात भर मनीष मेरे यहाँ रहा। प्रश्न पत्र लीक का असली दोषी कौन है, किसको मान रहे हो अभी तक इतने दिनों में? हम तो मेरे नज़र में मनीष को ही मान रहे हैं। कैरेक्टर नंबर 1, आशुतोष। ब्लैक टी शर्ट में दिख रहा ये शख्स आशुतोष है जो लर्न प्ले स्कूल के हॉस्टल में किराए पर रहता है। एबीपी की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि इसी के जरिए मनीष नाम का युवक हॉस्टल में आया, जिस पर छात्रों को हॉस्टल में लाने और उन्हें जवाब रटवाने का आरोप है। अब दूसरे कैरेक्टर से मिलिए। कैरेक्टर नंबर 2, प्रभात रंजन। ये वो शख्स है जो कि हॉस्टल या कहिए मकान का मालिक है। अब एबीपी के कैमरे पर दोनों ने क्या कुछ कहा, पेपर लीक केस में उनकी भूमिका क्या थी, जान लीजिए। हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें 6 तारीख के एक संजय जी व्यक्ति हैं जो बगल के मकान में रहते हैं, 4-5 मकान बाद, वो हमको 6 तारीख के 2 बजे सूचना दी कि आपके मकान पर छापामारी हुई है।
उसके पहले मुझे किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं था। आपने किसको रेंट पर दिया था, क्या आप बताएंगे? मैं आशुतोष कुमार मछरियामा का रहने वाला है, दनियामा प्रखंड, उनको मैं किराया पर दिया था। आशुतोष वही 5,000 रुपया देता था। पेपर लीक केस में हॉस्टल मालिक प्रभात रंजन ने किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम अभी प्रभात रंजन से बात कर ही रही थी। आशुतोष भी वहां पहुंच गया, जिसने अपने कबूलनामे में कई बड़ी जानकारी दी। कुछ परीक्षार्थी है, कल एग्जाम है, बाहर से आ रहा है, मेरे जान पहचान का है, रात में रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। था मोबाइल हम बंद कर दिए थे उस समय। हम संजय जी को बोले इसलिए सम्मिलित होगा। ये वो मनीष है जिस पर नीट पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। आशुतोष का दावा है कि उसने दोस्ती के नाते अपने दोस्त मनीष को हॉस्टल में एंट्री दी और वही तमाम छात्रों को हॉस्टल तक लेकर आया, उन्हें नीट से जुड़े सवालों का जवाब रटवाया। लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि मनीष नीट परीक्षा का पेपर लीक कर रहा है। बताओ कितना बड़ा गुनाह हुआ है ये नीट प्रश्न पत्र लीक, जिसमें तुम और मनीष दोनों शामिल हो? गुनाह तो भैया हमसे हुआ कि हम उसको रहने के लिए दे दिए। गुनाह हमसे हुआ है कि उसको रहने के लिए दिए। ये कबूल करते हो? हाँ, गुनाह हुआ है कि हम कबूल करते हैं कि उसको रहने के लिए दे, लेकिन इस मामले में भैया हम कहीं से कुछ नहीं है दोषी, सिर्फ ये दोषी हैं। हाँ, ये हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। जिस समय हमसे मनीष रहने के लिए बात कर रहा था तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो कि ऐसा है कि उनको पैसा देना पड़ेगा, तो मनीष बोला कि इनको पैसा किस बात का दीजिएगा, जो देना होगा जो हमको दे दीजिएगा। इस बात की जानकारी क्यों नहीं दिया मकान मालिक को? क्या मुझे जानकारी नहीं दी। अरे हमको जानकारी उस समय तो ये बात जब पैसा का ठीक है रहने के लिए तुम दे दिया, दोनों में कोई नहीं बात किया, तो जब पैसा का मामला तुमको आया, मामला संदिग्ध बुझाया, तो तू 1 मिनट क्यों नहीं फोन घुमाया? हाँ, नहीं कर पाए भैया, हमसे गलती नहीं तो तुम साजिश हो। नहीं भैया, साजिश में हम नहीं। अरे तो बाबू हम बेगुनाह रहेंगे तो हम लल्लू जी के नहीं कहेंगे कि लल्लू जी ऐसा ऐसा काम है, हमको उचित बुझाएगा तो कीजिएगा लल्लू बाबू, और नहीं उचित बुझाएगा तो नहीं कीजिएगा। जब तुमको पता चला कि पैसा का लेन देन हुआ है तो इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम भी संलिप्त थे, तुम्हें भी पैसा मिला है? नहीं भैया, हमसे एक पैसा। कितना पैसा मिला है? एक चमन्नी भी हम नहीं जानते हैं, एक चमन्नी नहीं जानते हैं, एक चमन्नी नहीं। अगर चवन्नी नहीं लिए तो फिर कैसे दे दिए उसको? बस दोस्ती के नाते उसको रहने के लिए दे दिया। और छुपा लिए? और कैसा दोस्त है जो भाग गया, जो पैसा की खुद बात कर रहा था और तुमको पैसा नहीं दे रहा था, तुम सुने भी थे? एक चमन्नी भी हम नहीं जानते इसके। इसका मतलब वो तुमको धोखा दिया? हाँ, धोखा दिया हमको भैया। तो उस लड़कन रहा तो एक पैसा तुमको नहीं दिया, तो 20 गो लड़कन रहा, तो 20 गो लड़कन के खाना, पहले हमरा कह दो, खाना पीना पानी कौन लाया? खाना पीना पानी कोई नहीं दिया ला करके भैया। तो कौन दिया? वहाँ कैसे रहा? कोई नहीं दिया खाना पानी लाके। तो क्या हुआ? क्या क्या देखे वहाँ पर? रात के बिना खाना खेले रहा। बिना खाना क्या क्या देखे, पूरी बात बताओ। सुबह में बता रहे हैं, सुबह में देखे 8 बजे जब जागे तो देखे आदमी बढ़ा हुआ है। तब मनीष को हम बोले कि आदमी इतना कैसे आ गया, क्या बात है? तब वो बताया कि इस तरह के वजह, थोड़ा देर में चल जाएगा, थोड़ा देर में चल जाएगा। इतना निर्दोष हो, इतने मासूम हो कि किस चीज़ का एग्जाम हो रहा है और इतने लड़के एक के बाद एक आए जा रहे हैं, तुमको पता ही नहीं है क्यों आ रहे हैं? रात में तो आया भैया, तो हम पूछे ही उसको से, पहले ही पूछे थे कि कितना पैसा लिए हो बताओ। हम भैया एक चमनी नहीं जानते हैं। तो फिर किस एवज में ऐसा सारा काम किए? दोस्ती में हम चले गए भैया, बस। अब अगर आशुतोष के इस कबूलनामे पर यकीन करें तो मनीष मुख्य आरोपी है। एबीपी की इन्वेस्टिगेशन में आशुतोष ने एक और कैरेक्टर का जिक्र किया है। आशुतोष ने बताया कि मनीष किसी मध्यम नाम के युवक से बात कर रहा था, मोबाइल पर हुई बातचीत में पैसों का जिक्र कर रहा था। हालांकि आशुतोष ने सिकंदर यादवेंदु और संजीव मुखिया के बारे में जानकारी से इनकार किया। आशुतोष ने बताया कि मध्यम ही वो माध्यम था जिसके जरिए मनीष ने छात्रों से संपर्क किया, उनसे पैसे लिए। हालांकि जब एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बार बार जोर देकर आशुतोष से पूछा कि क्या इसके बाद भी उसे साजिश का पता नहीं चला, तब आशुतोष ने बताया कि उसने मनीष को छत पर पेपर को जलाते हुए देखा था। तो अंदाजा था कि आपके इस गुनाह से कितना बड़ा? नहीं, ये अंदाजा नहीं था हमको किस तरह से हमको होगा। प्रश्न पत्र जो जलाया गया था वो आपने देखा था? आप ही के यहाँ से मिला है वो? हाँ, हम देखे थे उसको। क्या देखा आप? क्या देखा? मनीष ही ऊपर ले गया था। मनीष ही ऊपर ले गया था और एक और आदमी था, उसको हम नहीं चिनते।
क्या देखा मुझे बात बताइए। हाँ, मनीष को देखे, जब जिस समय बच्चे लोग निकल रहा था तो सबके पॉकेट चेक कर रहा था मनीष। चेक करने के बाद जो पेपर कागज वगैरह था वो मनीष और एक और आदमी था, उसको हम नहीं चिनते हैं, वो लोग छत पर ले गया था, उसके बाद क्या किया उसको नहीं। छत पे जलाया। हाँ, जब आपने प्रश्न पत्र देखा जला हुआ तो फिर आपका दिमाग क्यों नहीं काम किया कि अरे ये तो गलत हुआ है, इसको कम से कम इनको बता दे या चाहे पुलिस को बता दे। आपके तो पुलिस से संपर्क थे। 3 गलतियां नहीं की, एक तो रहने के लिए भी हमसे पहले नहीं पूछा। दूसरी बात कि सवेरे जब प्रश्न पत्र जलाया या लड़कन रहा वही समय इसको हमको फोन करना चाहिए था, लड़कन बढ़ा तब फोन करना चाहिए था। छिपाया था तुम्हारा संलिप्तता नहीं कहा। फिर जब क्वेश्चन जलाया गया ऊपर छत पर तो ऊपर भी फोन नहीं किया गया। यानी 14 जून को ईओयू टीम को पेपर के जले हुए टुकड़े मिले, वो मनीष ने जलाए थे और आशुतोष पेपर जलाने की घटना का चश्मदीद है। लेकिन उसने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई, ये सवाल बड़ा है। आशुतोष ने और क्या क्या बताया, जरा सुनिए। बच्चों का भविष्य दांव पर है। जीवन अंधकार में आप समझ रहे हैं कितना बड़ा गुनाह है। आपके एक क्रियाकलाप से पुलिस को नहीं खबर करने की वजह से लाखों बच्चे जो अभी टीवी देख रहे होंगे वो कितना कोस रहे होंगे। असली गुनाहगार तो आप हैं, क्योंकि आपने बच्चों को रहने दिया वहां पर, आपने खबर नहीं की ना मकान मालिक को ना पुलिस को। हाँ, नहीं किए थे किसी को। तो फिर क्या हुआ? पुलिस फिर आपने जो बच्चे आए तो फिर आपने क्या किया? हम कुछ नहीं, वो लोग रहा, हम फिर 11 बोलते रहे, 11 बजे रात में हम फिर चले गए ऊपर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इतने अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। आप सुनिए प्रभात जी, परमानंद, एक सवाल है कि घर में, आपके घर में न बेड है, न कुर्सी है, न टेबल है, पंखा है? नहीं, पंखा नहीं। पंखा भी नहीं है। गर्मी इतनी, तेज धूप, शाम तक गर्म हवाएं चल रही हैं, उसमें बच्चे आ रहे हैं बैठने के लिए, आपने कोई इंतजाम नहीं किया और आप कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं मेरे तरफ, हम कुछ नहीं किए उसमें। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। तो आपको संदेह नहीं हुआ? झूठ मत बोलिए। संदेह क्या, वो कल होकर के आपको संदेह हुआ या नहीं हुआ? मनीष, झूठ मत बोलिए। नहीं, संदेह हमको नहीं हुआ। कल होकर के संदेह हमको पूर्ण रूप से सुबह में कर। आपको संदेह हुआ नहीं हुआ? झूठ मत बोलिए। संदेह क्या, मनीष को ही बोले कि क्या बात है, ये लोग को मनीष को ही मैं सब बोला, मनीष ही जो कर रहा था, मनीष को ही मैंने देखा कि आपको संदेह हुआ या नहीं हुआ? संदेह तो हो गया था भैया। गया। जब आपको संदेह हो गया तो फिर आपने मनीष से क्यों नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है? सुबह में मैं उसको बोला कि तुम लोग निकलो यहाँ से। नहीं, निकलो यहाँ से नहीं, संदेह हुआ तो आपने क्यों नहीं कहा तुम गलत कर रहे हो? हम बोले हैं उसको से कि तुम गलत करो मनीष, सुबह में नहीं, सुबह में। देखिए, मकान मालिक प्रभात रंजन आपके सामने पहली बार कबूल कर रहे हैं। तो जब ये गलत हो रहा है आशुतोष, तो न रात में मेरा फोन तो कभी बंद नहीं रहता है, रात दिन क्यों नहीं करना। मेरा दिन भर में पहले 5 बार फोन करता था। उस दिन घटना के दिन से तुम हमको क्यों नहीं बात किया? क्यों नहीं बताया, बताओ। गलती है, मैं क्यों नहीं बता पाया? नहीं, गलती क्यों किए? इसलिए कि मनीष बोला कि हम बात कर लें, आप टेंशन न लीजिए। एबीपी के कैमरे पर आशुतोष ने बताया कि वो 2015-16 से मनीष को जानता है। आशुतोष ने बताया कि मनीष एनजीओ चलाता है, इंश्योरेंस का काम भी करता है। एबीपी की इन्वेस्टिगेशन में आशुतोष पुलिस जांच में सहयोग करने का दावा करता भी दिखा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है, अगर आशुतोष पुलिस को सहयोग करना चाहता है तो अब तक चुप क्यों था और उसने अपना मोबाइल फोन स्विच क्यों किया था? 1.5 महीने से सबको पता है कि आपके जो लर्न एंड प्ले स्कूल था वहाँ पर ये सब हंगामा हुआ था और वहाँ पे ये सब कांड हुआ था। आशुतोष थे उसमें, मनीष थे, तो पुलिस ने कभी संपर्क नहीं किया? गया था पुलिस, घर पे गया था उस दिन, हम नहीं घर पे थे, हम जमशेदपुर में थे। पुलिस गया 5 और 6 को। अच्छा, उसके बाद ये कांड होने के बाद हमसे ई मनीष दोनों बात करना बंद कर दिया, समझ गए ना। ABCD पहले दिन भर में 5 चोटी तो खबर नहीं दिया। इसके बाद ये कांड हो गया, ये घटना हो गई, फोन पर बांध इन नंबर बदलना चालू। क्यों नंबर बदल रहे थे भाई? 3 नंबर नंबर डर से बदल रहे थे कि कितने नंबर बदले? 1 नंबर 3 नंबर। किसके नाम से लिए वो? अभी आपका 5 नंबर है। हाँ? अभी आपका 5 नंबर है आशुतोष जी। सब झूठ बोल रहे हैं आप। दूसरे के नंबर से फोन कर रहे थे हम। अच्छा, जो दोस्त मिलेगा उसी के नंबर से कॉल कर लेते थे। आप पुलिस से भागे चल रहे हैं? हम तो नहीं, हम बता ऐसे नहीं भागे चल रहे हैं। पुलिस आपके घर गई, आपको पकड़ने की कोशिश की। उसको बातें भी उनको तो पूरा होने दीजिए। हम 5 तारीख को जमशेदपुर निकल गए, 6 नहीं 7 को लौटे, 5-7 दिन इधर उधर रहे। उसके बाद हम 15-20 दिन हम घर पे रहे हैं।
दिन में रात में सब घड़ी एनी टाइम। भैया पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस नहीं आई है। नहीं आपको संपर्क करने की कोशिश? नहीं। जाहिर है कि जो डुप्लीकेट नंबर्स थे अपने जानने पहचान वाले लोगों के नाम से नंबर से फ़ोन कर रहे थे, तो पुलिस को भी ये चकमा दे रहे थे। आशुतोष के कबूलनामे से पेपर लीक केस में मनीष के साथ उसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। साथ ही पाक साफ होने का दावा कर रहे मकान मालिक या कहिए हॉस्टल ऑनर को भी बिना जांच के क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अब जरा आशुतोष के कबूलनामे में मुख्य आरोपी बताए जा रहे मनीष के बारे में जान लीजिए। आशुतोष और प्रभात रंजन से सवाल जवाब के बाद एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने मनीष के गांव सिंगरियावा का रुख किया। यहां मनीष तो नहीं मिला, घर पर मनीष की मां सुषमा देवी से बातचीत में पता चला। मनीष की मां सुषमा देवी ने यह भी बताया कि उन्हें टीवी के जरिए पता चला कि उनका बेटा नीट पेपर लीक केस में शामिल है। मनीष की मां सुषमा देवी ने जो कुछ बताया उससे एक बात जाहिर है कि मनीष पुलिस से बचने के लिए पहले ही फरार हो चुका है। इस बात का आभास था कि मनीष जो है वो इस तरह के चंगुल में रहेगा और प्रश्न पत्र लीक माफियाओं से उसके संपर्क रहेंगे, साठगांठ होंगे। क्या कहें सर, हम बच्चा अब तो बच्चा नहीं है सर, अब उसका बच्चा भी जवान है तो हम क्या उससे बोलें, क्या हमसे तो इतना बात नहीं है। ऐसे हाल समाचार हुआ ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, और तो विशेष बात हमसे नहीं होता है। क्या करता है ये जानकारी? हम जानते हैं कि एनजीओ के काम करता है, कभी कभी सुनते थे कि जमीनों के काम करता था। अब क्या करता है, बाल बच्चा के जीवन पालन क्या करता है, न करता है। बाकी ये जानते हैं कि हमारा बेटा किसी से 2 रुपया लेने के नहीं, खर्चा कर देगा, किसी को भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा। कहीं कुछ होता है तो 2 आदमी डेरा पर उसको खाना खिलाना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अपना बाहर में 1 रुपया नहीं रहेगा तो किसी को कोई पूछने वाला है। अपना जीवन अपना बच्चा के देखता है, आई है जो 2-4 के खिलाता है। पर इसके ऊपर तो आरोप है कि जहां पर बच्चों को रखा गया था उसको उसमें ये शामिल था, उन बच्चों को रखवाने में इसने मदद की थी। तब बच्चे पढ़े के बात है सर, तो अंदर की बात कौन जानता है। अब बच्चा पढ़ावे ला कोई कहता है कि स्कूल यहाँ खोलेंगे, कोई हमको जगह स्कूल नहीं, प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था ना नीट का, मेडिकल वाले फिर का, बाद में ये तो रूम में नहीं हुआ कि इनका रूम में रखा जाए। अब काका वो काम लोग करेगा नहीं करेगा उसका तो सबको नहीं ठिका लेगा। कोई भी रूम कहता है कि आप दोषी मानती है अपने बच्चे को? अगर गलती रूम रखा है तो गलती तो इससे हुआ है सर, कैसे कहे कि नहीं गलती है। और गलती इसको कहेगा तो माफी भी मांगेगा, क्या करेगा। और अब बात पेपर लीक केस के एक और आरोपी सिकंदर के संपत्ति लोग की। पेपर लीक केस में सिकंदर यादवेंदु गिरफ्तार हो चुका है। पेपर लीक केस में उसका रोल क्या है, धीरे धीरे जांच के बाद ये सामने आ रहा है। साथ ही सामने आ रही है सिकंदर के संपत्ति लोग की वो तस्वीरें जिन्हें देखने के बाद आप भी ना हैरान हो जाएंगे। अकूत संपत्ति का मालिक ये कैसे बना? पटना से रांची तक इतनी संपत्ति अर्जित कैसे हुई है? चीटिंग के सिकंदर के पास कितनी संपत्ति है और क्यों बिहार के डिप्टी सीएम सिकंदर यादवेंदु की संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं? रांची के पौष इलाके में बने इस आलीशान बंगले की भव्यता से समझिए। ये मकान किसी और का नहीं है बल्कि नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड बताए जा रहे सिकंदर यादवेंदु का है। रांची के बरियात इलाके में मौजूद इस कोठी की कीमत करोड़ों में है, जिसका ग्राउंड फ्लोर सिकंदर यादवेंदु ने छुट्टियों में पटना से रांची आने पर रहने के लिए छोड़ रखा है, जबकि ऊपरी हिस्सा उसने किराए पर दे रखा है। नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु जेल में है। अपनी काली कमाई से उसने रांची में अकूत संपत्ति बना रखी है। ये 2 माले की कोठी सिकंदर की है, करोड़ों में इसकी कीमत है। सब कुछ तोड़कर नए सिरे से उसने यहाँ पर एक 2 माले का नया मकान उसने बनाया है। नीचे वो खुद रहता था, जब पटना से परिवार के साथ छुट्टियों में आता था तो वो नीचे रहता था। ऊपर का हिस्सा उसने जो है किराए पे दे रखा है। बताया जाता है कि एक वक्त था जब सिकंदर के पास रहने के लिए घर नहीं था। उस वक्त वो रिम्स में पीएचडी और भवन निर्माण विभाग का छोटा मोटा काम किया करता था। फिर 2012 में जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर बहाली मिली तो सिकंदर यादवेंदु की शान और शौकत की तस्वीर बदल गई। अब सिकंदर की अकूत संपत्ति की दूसरी तस्वीर देखिए।
रांची की हरमू रोड पर 4 महीने पहले सिकंदर ने अपने बेटे होमिया आनंद के लिए इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के नाम से शोरूम खोला। यहाँ हर बड़े ब्रांड का स्पोर्ट्स आइटम मौजूद है। रांची में उसने अकूत संपत्ति बना रखी है, इसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त हम हरमू रोड पर मौजूद हैं। ये इन्फिनिटी स्पोर्ट्स शॉप है, सिकंदर यादवेंदु का ये स्पोर्ट्स शॉप है। इसमें हर बड़े ब्रांड की स्पोर्ट्स आइटम मौजूद है। उसका बेटा जो है होमिया आनंद नाम बताया जा रहा है, 24 साल का है, वो इसमें कभी कभी बैठता था। पटना से जब वो यहाँ रांची आता था तो ये स्पोर्ट्स दुकान में आकर वो बैठता था। फिलहाल जो दुकान है वो बंद है। जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के बाद से सिर्फ सिकंदर की संपत्ति नहीं बढ़ी, सिकंदर के सहयोगियों की संपत्ति भी दिन दोगुनी रात चौगुनी होती चली गई। इस लिस्ट में पहला नाम सिकंदर के सहयोगी और जमीन कारोबारी अवधेश कुमार का है। बताया जाता है कि अवधेश के जरिए ही सिकंदर अपनी काली कमाई को सफेद करता था। रांची के कांके ब्लॉक में अवधेश का आलीशान बंगला है। जो आलीशान कोठी है ये अवधेश कुमार की है। नीट पेपर लीक मामले में वह जेल में बंद हैं, आरोपी हैं। उनके बेटे का नाम अभिषेक कुमार है, वह नीट अभ्यर्थी था। कहा यह जा रहा है कि सिकंदर ने अवधेश से कहा यह था कि आपके बेटे को नीट परीक्षा में पास करवा देंगे और बाकायदा इसके लिए जो अवधेश हैं वो 40 लाख रुपया भी जो है सिकंदर को दिए। ऐसी बात जो है वो सामने आ रही है। अवधेश के भाई पप्पू यादव ने साफ लफ्जों में सिकंदर से किसी रिश्ते से इनकार किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पेपर लीक केस में पुलिस अवधेश और उसके बेटे अभिषेक को गिरफ्तार कर चुकी है। आइए कुछ राजनीति की बात करते हैं, जहां 4 जून के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने गजब करवट ली है। मतलब देखिए, 80 में 80 का नारा देकर के चुनाव में उतरी बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने ऐसा झटका दिया कि लखनऊ से दिल्ली तक चिंतन मंथन समन का सिलसिला शुरू हो गया है और रिपोर्ट बीजेपी की टॉप लीडरशिप तक भी पहुंच चुकी है। कमी दूर हो पाती उससे पहले एक और अग्नि परीक्षा ने दस्तक दे दी है। इस अग्नि परीक्षा का नाम है 10 का दम। क्या है पूरी खबर? क्यों अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के लिए 10 का दम का चैलेंज या चैलेंजर या चैंपियन बनना बेहद जरूरी हो गया है। समझिए, उपचुनाव हुए तो किसका पलड़ा भारी माना जाएगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के सामने परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए परीक्षा इस बात की है कि यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो 2 विधानसभा की सीटें मांगी जा रही उसे देने को तैयार है। यदि वो देने को तैयार होगी तो मुझे लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे चलेगा। यदि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन सीट देने से आनाकानी करती है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मतभेद पैदा होंगे। जो 2027 के विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का जो दावा किया जा रहा है वो कमजोर होगा। इस वक्त 4 जून को भूलकर एनडीए और इंडिया की यहाँ से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक से सांसद बन गए। और ये तो आप देख ही रहे होंगे कि नीट पेपर लीक को लेकर के चौतरफा राजनीति हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या देश में एक साफ सुथरे तरीके से ढंग से पेपर नहीं हो सकता? इसी को लेकर के प्रियंका गांधी ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उधर अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी हमलावर हैं। ये तमाम हमले तब हुए जब नीट पीजी की परीक्षा, ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही रद्द कर दी जाती है। अब ये सवाल बड़ा है, वाकई सिस्टम इतना वीक हो गया है क्या कि लीक से बचने के लिए दूसरे पेपर को कराने से पहले ही पोस्टपोन करना पड़ रहा है? जितनी तपिश जून की गर्मी में है उससे कहीं ज्यादा उबाल इस वक्त सियासत में है, क्योंकि जब से नीट का पेपर लीक हुआ है राजनीति की वर्णमाला में एक ही शब्द गूंज रहा है कि क्या सरकार एक परीक्षा नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं करा सकती? ये सवाल 5 जून की तारीख के बाद करीब करीब विपक्ष का हर एक नेता पूछ रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहा है, एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई है, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सरकार कानून बनाए थे अपने हिसाब से
और इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम उनके लोग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दें। सरकार पूरी तरह से विफल है और उसका जो जवानों और नौजवानों के प्रति, जो विद्यार्थियों के प्रति जो रुझान है, वो आज देश देख रहा है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। 26 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दिए थे, आपने परीक्षा केंद्र चेंज कर दिया, आपने बोनस अंक दे दिया, केंद्रीय मंत्री उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आप सब इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। ये पेपर लीक की सरकार है। पेपर लीक का मामला तो बड़ा छोटा और अदना सा दिखता है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड है, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने हमला बोला है, उससे दिल्ली का पारा चढ़ गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने नीट पेपर लीक के साथ साथ रद्द हुए उन तमाम पेपर लीक को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है, जिससे लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि भाजपा राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और चाटुकार किस्म के अयोग्य लोगों के हाथ में देश की शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप देने की राजनीतिक जिद और अहंकार ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कैंपसों से पढ़ाई लिखाई का विलोप और राजनीतिक गुंडागर्दी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बना दिया है। और हालत ये हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका नीट पेपर लीक को लेकर इस तरह गर्म हुई हो। वो पहले दिन से इसको लेकर हमला बोल रही हैं और सिर्फ प्रियंका ही नहीं, राहुल गांधी भी लगातार इसको लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। नीट विवाद में बिहार में जमकर सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महागठबंधन के तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। 5 मई को परीक्षा थी, 4 मई को ही प्रश्न पत्र लीक हो गया, कुछ अभ्यर्थियों से 30 से 40 लाख रुपए लिए गए, सो ये परीक्षा तुरंत केंद्र सरकार रद्द करे। लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि जांच जारी है, जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर पहले से राजनीति गरमाई हुई थी, लेकिन जिस तरह से दूसरी परीक्षाएं रद्द हुईं, उसने इसे और हवा दे दी है, क्योंकि इधर दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोर्चा खोले हुए हैं, उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। नीट और नेट प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां एक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नीट में धांधली को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करार दिया है और इस पूरे मामले की सीबीआई से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट या फिर संयुक्त संसदीय कमेटी की निगरानी में जांच करने की मांग की है। तो वहीं यूपी में अखिलेश यादव ने इस प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो माना है और उनका कहना है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हैं उन्होंने एक मजाक बना करके जो है वो रख दिया है और उनकी भी मांग यही है कि कोर्ट की निगरानी में जो है वो इस पूरी अनियमितताओं की जांच हो। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जो है वो केंद्र की बीजेपी सरकार को पेपर लीक सरकार जो है वो करार दिया है। प्रियंका गांधी, उनका तो यहाँ तक कहना है कि देश में की जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरीके से माफिया और भ्रष्ट लोगों के हाथ में चली गई है और केंद्र की बीजेपी सरकार साफ सुथरे ढंग से देश में एक परीक्षा भी नहीं करा सकती। अखिलेश यादव ने लिखा कि अब गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। अखिलेश यही नहीं रुके, इसको लेकर गहरी बात भी समझाते दिखे, जिसमें उन्होंने यूपी में पुलिस भर्ती के पेपर लीक से लेकर हाल की तमाम परीक्षा का जिक्र कर डाला। उधर बीजेपी भी अखिलेश के इन हमलों पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, ये बहुत बड़बोले ना बने। वहीं इन सब के बीच नीट पेपर लीक का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है।
छात्रों में गुस्सा भी बढ़ रहा है, जिसका एहसास इस तस्वीर से कर सकते हैं। ये तस्वीर कानपुर के काकादेव कोचिंग की है। यहाँ छात्रों ने पहले मुंडन कराया और फिर एनटीए का श्राद्ध किया, जो बताता है कि 5 जून को लेकर उनके भीतर कितना गुस्सा है। एनटीए चोर है, चोर है, चोर है, एनटीए चोर है, चोर है, चोर है। उधर पटना में विरोध की इससे भी विचित्र तस्वीर देखने को मिली, जहां सांसद पप्पू यादव के समर्थक भैंस के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। एनटीए का स्कैम पूरी तरह से दिख गया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, जिसके खिलाफ में आज हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान बनाकर भैंस को घुमाने का काम किया, विरोध करते हुए। शिक्षा विभाग जो है भैंस की तरह हो गई है, उनको चारा चाहिए, पैसे वालों का चारा चाहिए शिक्षा विभाग को, इसीलिए हम लोग भैंस लेके आए हैं। उधर सरकार भी फुल एक्शन में है, क्योंकि बीते 2 दिनों में कई बड़े एक्शन हुए हैं, जैसे एंटी पेपर लॉ लाना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन करना और मामले की जांच सीबीआई को सौंपना बताता है कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिले और ये बात अब आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन शपथ के बाद सबसे बड़ी गूंज पेपर लीक की भी सुनाई देगी, क्योंकि अभी तक सड़क पर इस पेपर लीक की तपिश देखी है, संसद में इसकी गर्माहट अभी बाकी है। अच्छा, एक बात और भी है, क्या पेपर रद्द करना समस्या का हल है? मतलब राजनीति 7वें आसमान पर है। सबसे ज्यादा तूफान बिहार में आया है, जो इस पेपर लीक के सबसे बड़े एपिसेंटर में से एक है, और अब इसी बिहार में एक मौजूदा डिप्टी सीएम और एक पूर्व डिप्टी सीएम के बीच ठन गई है। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में। तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। इस तरह के भरमाने वाली बात जमींदारी की मानसिकता और पावर का डर दिखा करके ये न न्याय को प्रभावित करेंगे न प्रशासन को प्रभावित करेंगे। पेपर लीक में अब तक पुलिस 29 से ज्यादा नकल माफियाओं पर नकेल कस चुकी है, लेकिन जिस शहर से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है पटना, क्योंकि सबसे ज्यादा घटना इसी शहर में घटी हैं। यहां से पुलिस सिकंदर यादवेंदु, बिट्टू कुमार, आयुष कुमार, अखिलेश कुमार, नीतीश कुमार, अमित कुमार, रोशन कुमार, अभिषेक कुमार, अनुराग यादव, अवधेश कुमार, रीना कुमारी, आशुतोष कुमार और शिवनंदन कुमार को मिलाकर हो चुकी हैं। लेकिन यहां सवाल गिरफ्तारी से ज्यादा सियासत का है, क्योंकि जब से नकल के पाताल लोक से पर्दा हटा है, बिहार में सियासी भूचाल मचा है। बीजेपी सिकंदर यादवेंदु को लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए हैं। इनको तो जवाब देना चाहिए कि आपका पीएस वो था, है या नहीं। क्यों लटपटा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सिकंदर आपके घर के अंदर बेरोक टोक क्यों आता जाता था? आपके पिताजी जब रांची जेल में थे, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, तो सेवादार वो था या नहीं? सेवादार से ठेकेदार बन गया और ठेकेदार से जल संसाधन में जूनियर इंजीनियर। उधर तेजस्वी यादव पहले दिन से पेपर लीक को लेकर फुल फायर हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उबाल उस वक्त आया जब शनिवार को तेजस्वी यादव ने
चुनौती देते हुए ये कह दिया कि अगर सरकार इस मामले की ठीक से जांच नहीं कराती है तो वो पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए। श्री तेजस्वी यादव जी ने तो खुली चुनौती दी है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके सत्ता में बैठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास न करें। अब तेजस्वी यादव की इस चुनौती को बीजेपी धमकी बता रही है और कह रही है कि अगर सबूत हैं तो दें, ब्लैकमेलिंग न करें। आपको इस तरह का धमकी भरा बयान जो कि प्रशासन को, सरकार को धमकी दे रहे हैं, आप जनता को धमकी दे रहे हैं, ये किस तरह की भाषा है? ये सबका बदला लेंगे, सबका हिसाब लेंगे, ये शोभा नहीं देता। और बिहार इससे अब काफ़ी आगे निकल चुका है, बाहर निकल चुका है। बिहार को पुनः पुराने जंगल राज दलदल में धकेलने का प्रयास ना करे तो बेहतर होगा। तेजस्वी जी, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन ये ना सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं।